हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आप लोगों के डिमांड के आधार पर आज एक जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास लेकर आया हूं। क्लास 12th केमिस्ट्री के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें बच्चों आप लोग यहां पर देखेंगे पहले बहुविकल्पी रिक्त स्थान वाले प्रश्न। हालांकि हम सब चीज कराएंगे धीरे धीरे करके, सत्य सत्य, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़िए, सारा चीज कराएंगे। लेकिन हाँ भाई, कब? जब इस चैनल पे मैक्सिमम लोगों को आप जोड़ने का काम करोगे। इसलिए इस लिंक को, यानी वीडियो के लिंक को अपने ग्रुपों में शेयर कर दो, विद्यालय के ग्रुप में शेयर कर दो, दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और उन बच्चों को भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बाकी क्लासेस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग जाइए चैनल पे, प्लेलिस्ट विजिट करिए। प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट की क्लास देखने को मिल जाएंगे। और जो बच्चा चाहता है कि सर हमें प्रॉपर तैयारी के लिए हमारे पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, तो शिव सर मात्र आपको 100 रुपए में सारी चीज प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चा चाहता है कि तैयारी करना है तो कितना चार्ज लगेगा? मात्र 100 RS। पूरे नोट्स, ऑल चैप्टर नोट्स आपको मिलेंगे। इसके लिए सर क्या करना पड़ेगा? व्हाट्सएप नंबर है मेरा 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप बच्चों 96 85 29 91 49 मेरा पर्सनल नंबर है। ऑल टाइम में कॉल रिसीव नहीं करता, लेकिन जब मेरे पास टाइम रहता है तो जरूर आपसे बात करता हूं। चलिए शुरू करते हैं कहानी आज की, एकदम जानदार शानदार। अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है आपके सिलेबस में। हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, परसरण दाब और बच्चों पार्श्वदाब में आपेक्षिक अवनमन, ये आपके सिलेबस में अनुसंख्यक गुणधर्म है। कौन कौन से समझना? पहला मान लीजिए वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और परसरण दाब। लेकिन बच्चों यहां पे केवल वाष्पदाब बोला है। यदि वाष्पदाब केवल हो जाएगा तो वो गलत कहला जाएगा। एक देखना बच्चों, एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं कई क्वेश्चन रिपीट कराऊंगा ताकि आप लोगों को समस्या ना हो। मैंने बोला अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? जब बच्चों अणुओं की संख्या पर निर्धारित हो, किसी चीज का अध्ययन हम करते हैं उनके अणुओं की संख्या पर निर्धारण होता है, अणुओं की संख्या के आधार पर उसका अध्ययन करते हैं, वो अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। तो चाहे बात करें परसरण दाब की, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, ये सब गुणधर्म है। वाष्पदाब बच्चों आपका गुणधर्म नहीं है। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन होता तो वो गुणधर्म हो जाता। इसके बाद अर्धपारगम झिल्ली किसकी बनाई जाती है? तो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनाई जाती है। किसकी? कॉपर फेरोसाइनाइड की बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर यहां पे लगा हुआ है। ठीक है, परासरण दाब का सूत्र बताओ। परासरण दाब बराबर कितना होता है बच्चों? परासरण दाब पाई बराबर होता है NRT अपान भी, NRT अपान भी। तो पाई बराबर बच्चों, पाई बराबर ही आपको देना है, पी बराबर नहीं। तो ये तो दोनों गलत हो गए, पी बराबर तो हो ही नहीं सकता है, पाई बराबर ही होगा बच्चों। और NRT रहना चाहिए, तो पीवी अपान टी होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा ही होगा। चलिए इसके बाद बच्चों यहां पर देखो कि निम्नलिखित विलयनों में परसरण दाब अधिक है। निम्नलिखित विलयनों में परसरण दाब अधिक है। किसमें परसरण दाब अधिक है? 1 मोलर HCl, 1 मोलर NaCl, 1 मोलर आपका C6H12O6, 1 मोलर आपका BaCl2। तो इसमें परसरण दाब अधिकतम बच्चों इसको तो याद करना पड़ेगा आपको, BaCl2। किसकी? BaCl2 की। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। सेल स्थिरांक की इकाई बताओ। चलो इसको आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा। सेल स्थिरांक को x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सेल स्थिरांक कहलाता है। बच्चों L का मतलब होता है सेंटीमीटर, यानी लंबाई है सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर कट गया, 1 सेंटीमीटर बचा आपका, ऊपर जाएगा बच्चों तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? प्रथम कोटि जिसमें अणुओं की संख्या 1 हो बच्चों, यानी अभिक्रिया जब निर्धारण करते हैं तो केवल अभिकारक के अणुओं की संख्या 1 होती है, वो आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करे, देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है, अणुसंख्यता कहलाती है। लेकिन जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करे बच्चों, उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और हमेशा उसके सांद्रताओं के घातांक के योग के बराबर होता है। जितना भी अभिकारक है उसके सांद्रता के घातांक के योग के बराबर होता
है बच्चों। ठीक है, तो यदि हम बात करें प्रथम कोटि अभिक्रिया में विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है बच्चों, तो ताप पर निर्भर करता है। उत्प्रेरक क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटाता या बढ़ाता है। उत्प्रेरक का काम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटाए या बढ़ाए। जैसे मान लीजिए किसी को ज्यादा ऊर्जा लगेगा तो उत्प्रेरक आया, बोला चलो भैया तुम मेरा साथ ले लो, तुम कम ऊर्जा में ही अभिक्रिया संपन्न करा दो। तो क्या इफेक्ट होगा, उसकी सक्रियण ऊर्जा होगी। सक्रिय होने के लिए उसकी आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। आवश्यक जो ऊर्जा अवरोध है उसको पार करने के लिए जो ऊर्जा लगता है वो उसका सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, जब उत्प्रेरक आ गया तो किसी पदार्थ की सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन कर देगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सक्रियण ऊर्जा। क्या होगा, सक्रियण ऊर्जा। अभिक्रिया है बच्चों 2NH3 है, यानी अमोनिया जो है N2 और H2 में बदलता है। लगता तो है ये द्वितीय कोटि का है, लेकिन बच्चों ये द्वितीय कोटि नहीं होता बल्कि ये शून्य कोटि होता है। इसीलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है कि अमोनिया टूटता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाता है। अमोनिया टूटता है बच्चों तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, तो ये लगता है, यहां पर देखो इसकी सांद्रता कितनी है बच्चों, यानी यदि हम बात करेंगे अभिक्रिया के दर का निर्धारण तो इसके अणुओं की संख्या 2 है। तो जब अभिकारक उसकी सांद्रता के घात की योग के बराबर होता है तो घात पर निर्भर करता है, तो घात 2 हो जाएगा तो द्वितीय कोटि का लगेगा, लेकिन वास्तविक रूप से द्वितीय कोटि नहीं है। ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है बच्चों, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया है। जैसे यहां पर आप देखो 2 NO2 लिया गया है ना, अब ये 2 NO2 है तो इसको हमने कहा कि सर ये द्वितीय कोटि हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पे 2 NH3 है तो द्वितीय कोटि नहीं है, शून्य कोटि है। इसको हमेशा याद रखना पड़े बच्चों, है ना। ये एग्जाम देखो जो क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए गए हैं विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को तैयार कर ही लेना है। निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र होती है। देखो बच्चों, शून्य कोटि का मतलब है जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करे तो अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर ना करे। यदि अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया निर्भर नहीं कर रही तो शून्य कोटि है। अभिकारक की सांद्रता का घात 1 है बच्चों तो प्रथम कोटि है। अभिकारक की सांद्रता की घात 2 है तो द्वितीय कोटि है। तो यहां पर जो सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता, यानी सांद्रता पे स्वतंत्र है, तो वो शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाता है। तो शून्य कोटि का मतलब अभिकारक का सांद्रण से वो स्वतंत्र होना चाहिए। आगे बात करते हैं रेडियोधर्मी 6 क्रिया अभिक्रिया कोटि कौन सी है, रेडियोधर्मी 6 क्रिया बच्चों प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कोटि, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ओके, क्वेश्चन आपके 11 कंप्लीट हुए हैं। थोड़ा अभी स्लो मौसम है, फिर तेज और रफ्तार, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे रफ्तार हमारा बढ़ता जाएगा। यह प्रश्न बच्चों आंकिक है, यह प्रश्न आंकिक है, इसमें समय लगेगा 5 मिनट का, इसलिए इसको मैं भी छोड़ रहा हूं। परमाणु क्रमांक 29 का तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में है बच्चों। देखो बच्चों 21 से लेकर के 30 तक, 21 से लेकर के 30 तक ये 3D में आता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये बच्चों आपका पूरा का पूरा 3D में है, 3D में। तो यहां पर बोला गया है कॉपर है, 29 क्या है, कॉपर है। तो कॉपर जो है वो 3D का मतलब डी ब्लॉक, 3D का मतलब डी ब्लॉक में आता है। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। जब आप लोग पढ़ते हो चैप्टर तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ते हो बच्चों, ये सारे के सारे परिवर्ती आक्षेपण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें हम संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। किनको किनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है आप लोग कमेंट करके बताना। जैसे जिंक है बच्चों, है ना, 30 हो गया, कैडमियम हो गया और Hg हो गया, पारा हो गया। इनको जो है संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि इनमें 3D में 10 इलेक्ट्रॉन, 4D में 10 इलेक्ट्रॉन और 5D में 10 इलेक्ट्रॉन। संक्रमण तत्व वही कहलाएगा जब D में बच्चों 3D हो, चाहे 4D हो, चाहे 5D हो, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन पूरा भरा होने के कारण जिंक है, कैडमियम है, पारा है, इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। क्रोमियम है बच्चों, परमाणु क्रमांक क्रोमियम का 24 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D5 4s1 होता है।
तो बच्चों 4s1 होता है, 4s1 होता है। तो 5 और 1 6, टोटल इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? तो 3D में 5 अयुग्मित है, s में 1 अयुग्मित है, तो टोटल 6 अयुग्मित होते हैं। कारण भी बता देता हूं ताकि आप लोगों को याद और करना ना पड़े, बहुत ज्यादा रटना ना पड़े, आप लोगों को क्लियर रहे। लेंथेनाइड श्रेणी की बात करें तो हाइड्रोक्साइडों की क्षारकता क्या होती है? श्रेणी में आगे बढ़ने से कम हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। आगे चलते हैं बच्चों। षटदंतुर लिगेंड का उदाहरण बताओ। षटदंतुर एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, EDTA का पूरा नाम है एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, जो कि षटदंतुर होते हैं। षटदंतुर के मतलब उसमें 6 दाता परमाणु उपस्थित हैं। एक दंतुर का मतलब 1 दाता परमाणु हो, द्विदंतुर मतलब उसमें 2 दाता परमाणु हो, षटदंतुर मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते है। लिगेंड क्या कहलाते हैं बच्चों? जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, जोड़ा दे सकता है, वो लिगेंड कहलाता है। जब वहां पे 1 दाता परमाणु हो तो 1 दंतुर, 2 दाता परमाणु हो तो द्विदंतुर, 3 दाता परमाणु त्रिदंतुर। लेकिन EDTA एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, अब जैसे EN बच्चों एथिलीन डायमीन है बस, है ना, टेट्राएसीटेट है तो EDTA है, ये षटदंतुर होता है। लगातार बोलने से बच्चों खांसी भी आ जाता है, क्षमा प्रार्थी हूं इसके लिए, है ना। कमेंट मत करना कि सर सब कुछ यही आ रहा, खांसी सर्दी जुकाम बुखार, क्या करें भाई, ठंडी का सीजन चल रहा है और क्लास देना ही देना है। चलो, कौन सा कार्बधातुक यौगिक नहीं है बच्चों? देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों को यहां पर कार्बधातुक यौगिक, हालांकि अब इस वर्ष MP बोर्ड में हट गया है ना, तो वैसे आप लोग याद रखिएगा, सोडियम एथाक्साइड, सोडियम है बच्चों, एथा मतलब C2H5 और O, सोडियम एथाक्साइड, ये जो है कार्बधातुक यौगिक नहीं। बाकी टेट्रा एथिलेट, टेट्रा मेथिल एल्यूमिनियम, है ना, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये सारे के सारे कार्बधातुक यौगिक हैं। मोहर लवण क्या है बच्चों? द्विक लवण या संकुल लवण? तो मोहर लवण, फिटकरी, ये सब क्या है? द्विक लवण है। ठीक है, संकुल लवण आप लोग पढ़े हैं, IUPAC नामकरण, कहीं ना कहीं उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों मोहर लवण क्या है? एक प्रकार का द्विक लवण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है? तो ये ऑक्जेलेट होता है बच्चों, कीलेट का निर्माण करता है। कीलेट यानी चक्रीय वलय का निर्माण करता है बच्चों, ऑक्जेलेट। एसीटेट नहीं बनाता, साइनाइड आपका नहीं बनाता, अमोनिया नहीं बनाता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक AgNO3 विलयन के साथ नीला अवक्षेप देता है? तो जो पोटेशियम आयोडाइड है बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ नीला अवक्षेप देता है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और आएगा जो कि अभी हमने इसके पहले जो लेक्चर कराया था केमिस्ट्री का, जस्ट उसमें आप लोगों को देखने को मिला था। ये देखो बच्चों, हेलोएल्केन और हेरोइन से क्वेश्चन आया है, फिंकलेस्टीन अपक्रिया से। देखो फिंकलेस्टीन अपक्रिया क्या है कि एल्किल आयोडाइड का निर्माण प्रायः एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड से करते हैं। मतलब बच्चों एल्किल हैलाइड का निर्माण एल्किल हैलाइड से ही किया जाए, यानी आपका सीधा सीधा एल्किल हैलाइड विनिमय है, हैलाइड विनिमय कहलाता है। यानी एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाओ, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु जोड़ना है। इस अपक्रिया में, फिंकलेस्टीन अपक्रिया में यही होता है। जैसे मान लीजिए आपका एल्किल क्लोराइड है, R के साथ Cl जुड़ा है, क्लोरीन को हटाना है, इसके लिए बच्चों हमको NaI से क्रिया करा दो, तो सोडियम क्लोरीन को लेकर भाग जाएगा। कहां भाग जाएगा? मामा के घर, और I आकर के जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से एल्किल क्लोराइड से एल्किल आयोडाइड बन जाता है। इस अपक्रिया को हम फिंकलेस्टीन अपक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिंकलेस्टीन अपक्रिया। एथिल आयोडाइड यानी C2H5I, ठीक है, को एल्कोहल KOH के साथ, एल्कोहलीय KOH रहना चाहिए, एल्कोहली, तो K जो है KI को ले जाता है, OH एक H यहां से निकाल लेगा तो बचेगा C2H4, जो कि बच्चों आपका एथिलीन है। क्या है? एथिलीन है। क्या है? एथिलीन, याद रखिएगा। देखो K जो है I को लेकर KI बना देगा, OH एक H लेकर H2O बना देगा, तो C2H5 बचेगा जो कि एथिलीन कहलाता है। अगला है C2H5OH को आयोडीन के साथ क्रिया, आयोडीन से क्रिया करेगा बच्चों तो CHI3 बनाएगा, जिसे हम आयोडोफॉर्म के नाम से जानते हैं, गर्म करने से प्राप्त होता है। ओके, चलिए ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोगों के सामने ऐसे प्रश्न रखा गया है। CX बंध कैसी होती है? देखो बच्चों आप लोगों को तरीका बताता हूं। CX ये ऋण विद्युतीय तत्व है, ये ऋण विद्युतीय तत्व है। कौन? हाइड्रोजन परमाणु, ये 3 बंध बनाता भाई, है ना। टोटल कार्बन की बैलेंस 4 होती है, ठीक है, तो 3 बंध इधर, 1 बंध हाइड्रोजन परमाणु से। तो CX की बंध की प्रकृति कैसी होती है? तो X जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है,
तो इस पर आंशिक ऋण और इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इसलिए बोलते हैं कि इसका जो बंध का प्रकृति है वो ध्रुवीय है। कैसा बच्चों? ध्रुवीय है। कैसा बच्चों? ध्रुवीय है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? देखो बच्चों, एल्कोहल है ROH, ये आपका एल्कोहल है। H को हटा करके सोडियम जोड़ दो, RONA, सोडियम एल्का ऑक्साइड, सोडियम एल्का ऑक्साइड बनाता है। सोडियम एल्का RONE, ठीक है, RONE। फिनाल का स्वभाव कैसा होता है? तो अम्लीय स्वभाव होता है। कैसा होता है? अम्लीय स्वभाव होता है। फिनाल का स्वभाव अम्लीय स्वभाव होता है, ठीक है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि एल्कोहल फिनाल में कौन ज्यादा प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। एल्कोहल फिनाल में कौन ज्यादा प्रबल अम्ल होता है? एल्कोहल फिनाल में कौन प्रबल अम्ल होता है? एल्कोहल की फिनाल, ये आप लोगों का होमवर्क है। एल्कोहल फिनाल में कौन प्रबल अम्ल होता है? यदि आगे मिल गया प्रश्न तो ठीक है, नहीं तो आप लोग बताना। निम्न में से कौन सा ग्लिसराइड नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा ग्लिसराइड नहीं है? तेल, फास्फोलिपिड, चर्बी, साबुन। तो बच्चों जो साबुन है ये ग्लिसराइड नहीं है। ओके, आगे देखो बच्चों, निम्न में से कौन सा थैलिक अम्ल से क्रिया करके अम्ल क्षार सूचक देता है? तो थैलिक अम्ल से क्रिया करता है। यदि थैलिक अम्ल से क्रिया करा दिया जाए फिनाल की, किसकी? फिनाल की। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। देखो बच्चों, इसकी हमने क्लोरोफॉर्म बनाने की क्रिया बताई थी, CaOCl2, ये आपका विरंजक चूर्ण है बच्चों। और एथिल एल्कोहल C2H5OH, तो इसको मैंने 4 स्टेप में आपको बताया था। आप लोगों को याद होगा तो अच्छी बात है, जो चैनल में रेगुलर पढ़ाई करते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं तो उनको तो भाई कैसे पता चलेगा। तो एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं बच्चों तो क्लोरोफॉर्म बनता है। इसलिए तो कहता हूं बढ़िया प्रॉपर देखो, पुराने लेक्चर भी देखो, और नोट्स जरूर ले लें क्योंकि प्रॉपर तैयारी करना है। और नोट्स यार इतना महंगा नहीं है, कोई बच्चा नहीं ले सकता है। हर बच्चा नोट्स बाय कर सकता है, खरीद सकता है, परचेस कर सकता है, एकदम नॉमिनल कॉस्ट में रहता है, ठीक है। और नोट्स के चार्ज मात्र 100 रुपए रहता है बच्चों, ठीक। किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सिर्फ विलियन का गुलाबी रंग देता है? ये मॉर्निंग का क्लास हुआ था, उसमें हमने आपको अमोनिया और प्राथमिक एमीन से क्रिया कराया था कि जब एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया प्राथमिक एमीन से करते हैं तो सिर्फ क्षारक बनाता है। सिर्फ क्षारक में SO2 डाल देते हैं तो सिर्फ अभिकर्मक बन जाता है, और सिर्फ अभिकर्मक से सिर्फ क्षार बनाना है तो उसमें एल्डिहाइड डाल दो। तो एल्डिहाइड डाल देने से बच्चों, यानी आपका जो भी एल्डिहाइड होगा वो परीक्षण देगा, लेकिन कीटोन परीक्षण नहीं देता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड हो, चाहे बेंजल्डिहाइड हो, चाहे एसिटल्डिहाइड हो, ये परीक्षण देता है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होगा बच्चों? आइसोप्रोपिल एल्कोहल, मेथ एथ प्रोप, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, मेथ एथ प्रोप, ठीक है। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसका जब क्या होगा बच्चों? ऑक्सीकरण होगा तो H हट जाएगा H2O के रूप में, तो आपका क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, तो ये आपका कीटोन बनेगा जिसको बोलेंगे एसीटोन। क्या बोलेंगे बच्चों? एसीटोन। निम्नलिखित में से किसमें कैनिजारो अभिक्रिया होता है? तो ये एरोमेटिक यौगिक में होता है, तो आपका ये बेंजल्डिहाइड होगा। कैनिजारो अभिक्रिया ये आपका बेंजल्डिहाइड में होगा बच्चों। क्षार एवं एस्टर के जल अपघटन को क्या कहते हैं? क्षार भी है और एस्टर भी है, ठीक है। क्षार और एस्टर जल अपघटन करता बच्चों तो साबुनीकरण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? साबुनीकरण की क्रिया कहलाती है। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में, अचार में जो सिरका डाला जाता है, CH3COOH, इसका नाम है एस्टिक अम्ल। क्या नाम है? एस्टिक अम्ल। तो एस्टिक अम्ल है कहीं पे? जी हाँ, एस्टिक अम्ल। सिरका जो होता है एस्टिक अम्ल होता है। निम्न में से सबसे अधिक, ये क्वेश्चन ही मिस्टेक है, अम्लीय है क्षारीय है, क्या क्वेश्चन है? मिथाइल साइनाइड जल अपघटित होकर क्या देता है? मिथाइल साइनाइड जल अपघटित होकर के क्या देता है बच्चों? मिथाइल साइनाइड। मिथाइल मतलब होता है CH3CN। ये जब जल अपघटित होता है बच्चों तो H2O होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन हट जाएगा और ये अम्ल में रूपांतरित हो जाएगा, तो ये आपका एस्टिक अम्ल बनाता है। क्या? एस्टिक अम्ल बनाता है। ओके। एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है। एथिल एमीन का सूत्र क्या होता है? C2H5, और एमीन का मतलब है NH2। नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है। नाइट्रस अम्ल HNO2, इससे जब क्रिया करेगा बच्चों तो क्या बनाएगा? तो
तो यहां से N और N अलग हो जाएगा, है ना, तो इसमें N2 गैस बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोजन गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है? नाइट्रोजन गैस बनता है। 38 क्वेश्चन हो गए, आगे चलते हैं। किसके साथ HNO2 की क्रिया करने से नाइट्रोसो आयल का प्राप्त होता बच्चों? तो ये आपका नाइट्रोसो आयल बनेगा। मस्टर्ड आयल अभिक्रिया आप लोग पढ़ोगे द्वितीयक एमीन के साथ क्रिया करने पर। ये आपका डायजोनियम लवण है। इससे हमको क्या बनाना है? इससे हमको बनाना है क्या बच्चों? सेंडमेयर अभिक्रिया से बनेगा, ये क्या है? हेलोएरिन यानी क्लोरोबेंजीन। तो ये अभिक्रिया जो होती है वो आपकी सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया? सेंडमेयर अभिक्रिया। एसिटामाइड ब्रोमीन एवं क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? एसिटामाइड ब्रोमीन क्षार के साथ मेथिलेमीन बनाता बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अकार्बनिक यौगिक जो गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक दे दे, वो कौन सा है? अकार्बनिक यौगिक को गर्म करने पर आपका जो कार्बनिक में बदलता है बच्चों, उसे बोलते हैं अमोनियम साइनेट। ये आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। शर्करा का उदाहरण बताओ। शर्करा जो मीठापन नहीं रहता है, तो जो मीठापन नहीं रहता वो स्टार्च है। क्या है? स्टार्च। जैसे मान लीजिए आप किसी को जैसे आप अनाज, जैसे आप लोग गेहूं चावल इनको देखते हो बच्चों, तो इनको यदि आप चबाओगे, जब चबाओगे तो ये मीठा नहीं लगेगा, है ना। लकड़ी को चबाओगे तो मीठा नहीं लगेगा, वो स्टार्च है पूरा, है ना। समझ रहे हो फिर बच्चों? चलिए, ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? अगला प्रश्न आपका, ऊतकों का निर्माण। शर्करा का उदाहरण स्टार्च हो गया। ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है बच्चों? तो ऊतकों का निर्माण आपके शरीर में प्रोटीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। पौधों की कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? पौधों के तनों में बच्चों सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेलुलोज, इसलिए कठोर। मनुष्य में सेलुलोज नहीं पाया जाता, जीव जंतुओं में सेलुलोज नहीं पाया जाता, लेकिन पौधों में सेलुलोज के कारण वो कठोर होता है बच्चों। कोशिका भित्ति उनकी मजबूत होती है। समझ में आई बात? ठीक सर। निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन है? कौन सा अम्ल विटामिन है? तो विटामिन सी, जिसका एस्कॉर्बिक नाम होता है ना। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, जो बच्चों अम्लीय माध्यम से आप जैसे आंवला खाओगे, संतरा खाओगे, नींबू खाओगे तो विटामिन सी मिलेगा। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी से बेरी। विटामिन बी से याद रखना, बी से बेरी, बी से बेरी बच्चों। B12 साइनोकोबालामिन, ये आपका कोबाल्ट पाया जाता है उसमें। साइनोकोबालामिन कोबाल्ट पाया जाता है। साइनोकोबालामिन इसका वैज्ञानिक नाम बच्चों, है ना। यानी इसका आपका नाम पूछा जाए, B12 का नाम बताओ, तो आपका साइनोकोबालामिन। ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों। विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पायरिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है बच्चों? पायरिया रोग विटामिन सी की कमी से होता है। किससे? विटामिन सी की कमी से होता है, याद रखिएगा, विटामिन सी। मानव रक्त में कौन सी शर्करा अधिकतम पाई जाती है? तो डी ग्लूकोज। ग्लूकोज अधिक हो जाने से बच्चों कौन सी रोग होती है? तो मधुमेह, जिसे हम शुगर के नाम से जानते हैं। तो ये ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, तो डी ग्लूकोज जो है अधिक होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संचयन होता है, किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये आपका ग्लाइकोजन है बच्चों, ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। इस तरीके से आपके 51 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी हो गए, जो बिल्कुल सारे चैप्टर के सिलेक्टेड क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनको तैयार कर लेंगे। और जिनको भी नोट्स लेना है तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। यदि कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए, तो 96 85 29 91 49 पे कांटेक्ट करना है। ठीक है, मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। चार्ज कितने लगते हैं? मात्र 100 RS लगते हैं। तो जिस बच्चे को भी नोट्स लेना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें। चलिए रिवीजन करिए, देखिए आपके पास कितनी क्षमता है, कितना बन रहा है, कितना आप पढ़ रहे हो। ठीक है, अरे 51 से भी आगे क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं है भैया, और भी क्वेश्चन है अपने पास। हीमोग्लोबिन है, कैसा है बच्चों? तो हीमोग्लोबिन किस प्रकार का है भैया? ये आपका एंजाइम है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट्स? तो बच्चों आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। सभी जीवित कोशिकाओं में अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक क्या है बच्चों? एटीपी, है ना। एटीपी आप लोग बहुत एटीपी, चलो कमेंट करके बताओ एटीपी का पूरा नाम। एटीपी का पूरा नाम कमेंट करके बताओ। जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देखता है तो ये प्रश्न का उत्तर जरूर देगा। एटीपी का पूरा नाम बताना है। डायबिटीज रोग किसकी कमी से होता है? तो शरीर में जब इंसुलिन की कमी पाई जाती है तो वो, जैसे आप लोग खाना खाते हो तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो ग्लूकोज को उतना तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन्स, है ना।
आपके शरीर से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन जो है ग्लूकोज को तोड़ता है, लेकिन ग्लूकोज की पर्याप्त मात्रा यदि अधिक हो जाने के कारण बच्चों डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह हो जाता है ना। इसलिए पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन निकलना चाहिए, जो कि अग्नाशय से निकलता है बच्चों, है ना। पेनक्रियाज जिसे बोलते हैं, पेनक्रियाज से निकलता है इंसुलिन हार्मोन्स। ठीक, तो इस तरीके से अपना बहुविकल्पी खत्म। अब हम बात करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्नों को। सुपर फास्ट करेंगे बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला जो प्रश्न है, प्रति लीटर बिलियन में विलेय की ग्राम की मात्रा, बिलियन की क्या कहलाती है, क्या बोला गया है, प्रति लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में ग्राम की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। इकाई आयतन में उपस्थित, देखो क्या बोला गया, प्रति लीटर बोला ना, तो इकाई आयतन कह सकते हैं। इकाई आयतन में उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा है वो सांद्रता कहलाती है। शक्ति जिसे बोलते हैं बच्चों, सांद्रता, ठीक है, कंसंट्रेशन, सांद्रता कहलाती है कि इकाई आयतन में कितना आपका बच्चों क्या मिला हुआ है, पदार्थ की मात्रा। बिलियन में निश्चित ताप पर विलेय की और मात्रा ना घोली जा सकती। जैसे आप खाना खाते हो कि अब और हमको नहीं खाना है तो हम संतृप्त हो गए, तो ऐसे बिलियन को हम संतृप्त बिलियन के नाम से जानते हैं कि हमने खाना खाया, भोजन किया, हम अब इससे ज्यादा नहीं खा सकते, नहीं कर सकते, तो वो अपना संतृप्त बिलियन कहलाता है, संतृप्त के अंतर्गत आता है बच्चों, तो संतृप्त बिलियन हो गया। वह युक्ति जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है वो विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, जिसके माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलते हैं बच्चों, रासायनिक ऊर्जा में। तो आपका कौन सा वो सेल कहलाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं, देखो बच्चों, जो कम आयनित होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, और जो ज्यादा मात्रा में आयनित होते हैं उसे हम प्रबल विद्युत अपघट्ट के नाम से जानते हैं। जो कम मात्रा में आयनित होते हैं वो प्रबल, जो कम मात्रा में आयनित होते हैं वो दुर्बल, और जो अधिक मात्रा में आयनित होते हैं बच्चों वो प्रबल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो ज्यादा आयनित होंगे वो प्रबल विद्युत अपघट्ट, जो कम आयनित होंगे वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। एस्टिक अम्ल कैसा बच्चों, जैसे NaCl आपसे कोई पूछेगा तो NaCl आप बताओगे सर प्रबल है, NaCl प्रबल है। जैसे कोई बोलेगा NaOH, ये आपका प्रबल है, HCl जो है ये प्रबल है। लेकिन बच्चों एस्टिक अम्ल CH3COOH ये आपका दुर्बल है। क्या है बच्चों, दुर्बल है। कैसा है, दुर्बल है। विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, यदि ताप बढ़ाएंगे बच्चों तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ताप बढ़ाएंगे आयनों की गति बढ़ेगी, प्रतिरोध कम हो जाएगा। आयनों की गति बढ़ती है तो ये धारा अधिक बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध कम हो जाता है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है बच्चों। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। आज ही बताया मैंने जब बहुविकल्प में बात कर रहा था कि किसी अभिक्रिया का दर का निर्धारण अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो सांद्रता जितना होगा वो उतना अभिक्रिया ज्यादा संपन्न होगी। सांद्रता के घातांक के आधार पर उसकी कोटि निकाली जाती है। ठीक है बच्चों, तो तीव्र अभिक्रिया कितने सेकेंड से भी कम समय लगता है, तो 10 के घाते -12 सेकेंड से भी कम समय लगता है। 10 घाते माइनस, इससे भी कम समय में अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। अभिकारक या क्रियाफल की सांद्रता अथवा दाब पर निर्भर नहीं होता है। किस पर, कौन, तो दर स्थिरांक। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर जब आप पढ़ोगे, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, तो अभिक्रिया की दर जो है बच्चों ताप पर निर्भर करेगी। ताप ज्यादा है तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, लेकिन दर स्थिरांक ताप पर निर्भर नहीं करता। तो कौन ताप पर निर्भर नहीं करता, वो दर स्थिरांक है। वह समय जिसमें अभिकारक प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। तो आधा पूर्ण होने में हमने आपको पढ़ाया है कि अर्ध आयुकाल किसे बोलते हैं, कि अर्ध पूर्ण होने में, अभिक्रिया को अर्ध पूर्ण संपन्न होने में जो समय लगता है उसे उसका अर्ध आयुकाल कहा जाता है। दर समीकरण में अभिकारक की सांद्रता के पद घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि पढ़ा दिए मैंने, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है बच्चों, अच्छा यहां पर देखो अंतः संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर बन जाएगा। ठीक है, मरकरी क्या है बच्चों, Hg क्या है, संक्रमण तत्व के अंतर्गत आता है, मरकरी पारा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये संक्रमण तत्व डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा जिंक, कैडमियम और मरकरी निपारा इनको संक्रमण तत्वों में नहीं माना जाता है। ध्यान रखना, संक्रमण तत्व में है लेकिन माना नहीं जाता, क्योंकि उनके गुणों के आधार पर इसमें डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेंथेनम जो बच्चों डी ब्लॉक का तत्व, लेकिन लेंथेनम के बाद के 14 तत्व एफ ब्लॉक के तत्वों में आते हैं, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, एकदम सुपर फास्ट करिए इस पेज को। टोटल कितने रिक्त स्थान है बच्चों, टोटल रिक्त स्थान 40 है। तो कहां तक अपना पहुंच गया, ये परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने से, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने से लेंथेनाइट की त्रिज्या
आकार क्रमशः क्या होती है, कम होती है, इसे लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे बच्चों यहां पर समझिएगा, ये आपका है ना, ये लगातार दाएं से बाएं चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, बात हमको इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ समझना है अभी। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो नाभिक के साथ अट्रैक्शन बढ़ेगा, नाभिक खींचेगा बच्चों, तो आकार में कमी आएगी, तो त्रिज्या कम हो जाएगा, सीधा सीधा है। तो आकार में क्रमशः कमी आती है, त्रिज्या में भी कमी आती है। उपसंयोजी यौगिक में रंग संक्रमण के कारण होता है। देखो बच्चों, आप लोगों को जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाता हूं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी संक्रमण उसमें पाया जाता है, यानी डी में टोटल 5 कक्षक होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यदि, तो ये अपने ही निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे घूमते रहते हैं, जिसके कारण बच्चों वो रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ये सब कुछ डी संक्रमण के कारण ही पाया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। उपसंयोजी यौगिक का रंग जो है डी संक्रमण के कारण होता है। फेरोसीन में 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग के बीच परमाणु का, इसे मत पढ़ो, इस सिलेबस से बाहर हो गया। कुल आयनों की संख्या बताना बच्चों, टोटल आयन कितने हैं, यानी ऑक्सीकरण संख्या बता दो आप लोग। ऑक्सीकरण संख्या क्या बोला है, आयनों की संख्या, इसमें टोटल आयन कितने हैं? आयन तो भाई निकालोगे भी तो नहीं आएगा, यहां पे 3 आएगा कोबाल्ट का, उदासीन है -2 और ये -1 है। ठीक है, संकुल द्वारा जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या। अच्छा, जब जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या, जब ये बच्चों जल के साथ टूटता है तो टोटल आयन कितना देगा? तो जब जल के साथ टूटेगा, इस क्वेश्चन को अपन छोड़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को अपन पेंडिंग रखते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां पर देखो इसका आईयूपीएसी नाम बताओ, तो के मतलब पोटेशियम बच्चों, है ना। देखो 4 आयोडीन है तो टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मर्क्यूरेट हो जाएगा। और इसमें ऑक्सीकरण संख्या नहीं लिखी गई है, तो ऑक्सीकरण संख्या 4 में आप 2 घटा दो तो यहां पर 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 हो जाएगा। ओके, चलिए यहां पर बच्चों कार्बधात्विक यौगिक जो है आपका, जो कि प्रस्फुटनरोधी कार्बधात्विक यौगिक है, इसका सूत्र यहां पर देख लो, टेट्रा एथिलेड। इसका नाम क्या है? टेट्रा एथिलेड। ठीक है, विटामिन B12 में कौन सा, है ना, तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है, साइनोकोबालामिन इसका नाम है। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या कहलाता है? जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, उपसंयोजी यौगिक में पढ़े हो तो वो लिगेंड कहलाता है। उपसंयोजकता सिद्धांत किसने दिया? बर्नर ने दिया। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करते हैं तो COCl2 बनता है, फास्जीन गैस बनता है। सेंडमेयर अभिक्रिया में बच्चों आप लोगों को अभी बताया C6H5 और Cl बनता है, C6H5Cl बनता है, यानी क्लोरोबेंजीन बनता है, C6H5Cl बनता है बच्चों। क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ दो तो फास्जीन गैस का निर्माण करता है, जैसे यहां पर आप लोग देख लिए, है ना, फास्जीन गैस का निर्माण होता है। फार्मेल्डिहाइड, जो फिनाल है वो फार्मेल्डिहाइड्स की अधिक मात्रा में क्रिया करके बच्चों बैकेलाइट बनाता है। क्या बनाता है? बैकेलाइट बनाता है। आज का क्लास तो बड़ा लंबा हो गया भाई, कुछ चीजें समझाने लग जाओ तो ज्यादा हो जाता है। लुकास अभिकर्मक है आपके सिलेबस में, विक्टर में और एनसीईआरटी में तो नहीं है अब, लेकिन लुकास अभिकर्मक है। निर्जल ZnCl2 से बच्चों लुकास अभिकर्मक जो है HCl का मिश्रण होता है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका मिश्रण होता है। ठीक है, देखो भाई, यदि कोई बच्चा कहता है कि सर ऑब्जेक्टिव कैसे मिलते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव रहते हैं, है ना। केवल कोई ऑब्जेक्टिव लेना चाहता है उसका अलग चार्ज है, नोट्स में तो 100 रुपए में ही सारा चीज रहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। यदि प्रैक्टिस करना है तो शिव सर के साथ जुड़ जाओ, चैनल में यदि जुड़े रहोगे एग्जाम तक मैं गारंटेड कहता हूं आपको बेहतर नंबर दिलाऊंगा। लेकिन हाँ भाई, आप लोगों को प्यार सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना होगा, है ना। हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं और करवाते भी हैं, पैसे देकर कंटेंट तैयार कराया जाता है, इसलिए फ्री में कंटेंट तैयार नहीं हो पाता। एग्जाम टाइम है, एग्जाम टाइम में आपके लिए मैक्सिमम कंटेंट कैसे आएगा? जब कंटेंट तैयार करने वाला रेडी होगा, उसके लिए पैसे लगेंगे। इसलिए एक छोटा सा अमाउंट रखते हैं नोट्स के लिए कि कोई बच्चा नोट्स दे सकता है, नोट्स ले सकता है, 100 रुपए पे कर सकता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल होता है बच्चों। वो एल्डिहाइड एवं कीटोन जो एल्डाल संघटन देते हैं उसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड होना चाहिए। लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया में द्वितीयक एमीन की पहचान में प्रयुक्त की जाती है। COH समूह और NH2 दोनों हो तो इनके बीच जो बंध बनता है पेप्टाइड बंध बनता है बच्चों। स्टार्च एक क्या है? स्टार्च एक कौन सा सेकेराइड है? स्टार्च में बहुत सारे
आपके अणु जुड़े रहते हैं बच्चों। मोनोसेकेराइड के बहुत सारे अणु जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको पॉलीसेकेराइड के नाम से जानते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है बच्चों। एमिनो समूह में कार्बोक्सिलिक समूह के बीच जो क्रिया करने वाला बंध है वो पेप्टाइड बंध होता है। कौन सा बंध होता है बच्चों? पेप्टाइड बंध होता है। कौन सा बंध होता है? पेप्टाइड बंध होता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों डीएनए में कौन सा क्षार नहीं पाया जाता बच्चों? तो यूरेसिल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? यूरेसिल। यूरेसिल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? यूरेसिल नहीं पाया जाता। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, सबको पता है। ग्लूकोज के ऑक्सीजन में एटीपी से 38 अणु प्राप्त होते हैं, और एटीपी का फुल फॉर्म आपको होमवर्क दिया हूं। विटामिन B2 का नाम है यहां पे बच्चों विटामिन 1 मिनट, यहां पर थोड़ा सा मुझे एक डाउट लग रहा है। ठीक है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, ठीक है, और विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन, मैंने आपको पहले बता दिया है। विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। इस तरीके से आपका राइट आंसर हो गया बच्चों टोटल, है ना। आप लोग 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं। पहला प्रश्न बच्चों, तनु विलयन में सांद्रण ग्राम अणु भिन्न या मोल भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो बच्चों सही बात है कि सांद्रण व्यक्त करने के लिए यदि हम बात करते हैं, एक विलयन है जिसमें है बच्चों, है ना, मान लीजिए 100 ग्राम आपका विलायक है और इसमें 2 ग्राम आपका विलेय है। तो भैया ग्राम अणु कितना उपस्थित होता है या मोल अणु कितना उपस्थित होता है, यह सांद्रता को व्यक्त करता है कि एक निश्चित आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा वो आपकी सांद्रण कहलाती है। एसीटोन व कार्बन डाइऑक्साइड, एसीटोन का सूत्र CH3, CO CH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? तो ये गलत है, क्योंकि ये बच्चों आपका धनात्मक विचलन दर्शाता है। HNO3 और H2O का मिश्रण, ये आपका ऋणात्मक विचलन है। HNO3 और H2O का मिश्रण लेकिन धनात्मक है, इसलिए बच्चों यहां पर गलत हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सत्य बच्चों, तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट पूर्णतः आयनित नहीं होता है। यह गलत है बच्चों। देखो सबसे पहली बात, कोई भी विलयन है बच्चों उसको तनु करेंगे। तनु का मतलब है उसमें विलायक मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? विलायक। और जितना ज्यादा विलायक मिलाएंगे आयनन की क्रिया उतनी ही तीव्र हो जाएगी, उतना ही ज्यादा आयनित होगा। और बच्चों यदि तनु करेंगे दुर्बल विद्युत अपघट तो आसानी से फिर तनुता बढ़ाने पर, है ना, आयनित हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं लिखा है इसलिए गलत हो गया। चालकता की इकाई ओम या साइमन होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम बच्चों ये ओम इनवर्स होना चाहिए। प्रतिरोधकता का ओम इनवर्स होना चाहिए या साइमन होता है। ठीक है। तो प्रतिरोधकता का प्रतिरोध का व्युत्क्रम बच्चों चालकता होता है, इसलिए आप लोगों का ये आपका सही है। ठीक। विलायक की सैनता अधिक होने पर, देखो भाई सैनता का मतलब विलेय के मोलों की संख्या ज्यादा हो, विलेय के कणों की संख्या ज्यादा हो, विलेय की मात्रा ज्यादा हो, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या ज्यादा हो। सैनता मतलब गाढ़ापन, है ना, उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है। यदि सैनता बढ़ा दें तो विद्युत अपघट की चालकता बढ़ती है, गलत। यदि आप भीड़ भाड़ में बात करें, क्या भीड़ भाड़ में आप तेजी से दौड़ पाओगे? तो भीड़ भाड़ में आप तेजी से नहीं दौड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि भीड़ भाड़ में रुकावट ज्यादा होगी। ऐसे जब सैनता बढ़ जाती है तो क्या आयन गति करेंगे? आयन उतना तीव्रता से गति नहीं करेंगे, तो उनकी चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यदि सैनता बढ़ती है तो फिर आपकी चालकता कम हो जाती है, लेकिन यहां पर बढ़ती है, इसलिए आपका ये असत्य हो जाएगा। आर्हीनियस समीकरण द्वारा देहली ऊर्जा ज्ञात की जाती है। देखो बच्चों, आर्हीनियस समीकरण द्वारा विद्युत वाहक बल के लिए आप लोग फार्मूला निकालते हो E0 - EA/RT, है ना। फिर बच्चों आपका हो जाएगा 2.303 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो। इस तरीके से आप लोग आर्हीनियस समीकरण का मान निकालते हो, तो इससे आप लोग विद्युत वाहक बल निकालते हो। सर ये तो नैनोस्ट समीकरण आपने बता दिया, है ना, है ना। आर्हीनियस समीकरण क्या होता है? E⁻- EA/RT, है ना, ये वाला फॉर्मेट होता है। AE
ई के पावर माइनस ए अपन आर टी। तो इससे क्या निकलता है? तो भाई इससे नहीं निकलता है। क्या बोला है? आर्यन ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है, तो गलत है, गलत है। इससे हम आर्यनीय समीकरण से बच्चों हम देहली ऊर्जा ज्ञात नहीं कर सकते। सक्रियण ऊर्जा निकाल सकते हैं, आर्यनीय समीकरण से सक्रियण ऊर्जा निकाल सकते हैं, लेकिन देहली ऊर्जा नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों ई क्या है आपका? ये आपका क्या है? सक्रियण ऊर्जा है, देहली ऊर्जा नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलो, तो ये आपको फार्मूला के बराबर ई के पावर माइनस ए अपन आर टी, ये आपका आर्यनीय समीकरण है, और वो आपका निर्णय समीकरण मैंने बता दिया था ना। माइंड में थोड़ा उल्टा चल गया, चलो कोई बात नहीं। अब क्रिया का सबसे कम वेग वाला पद, हाँ भाई, अब क्रिया कई पदों में संपन्न होती है, जो सबसे मंद गति से संपन्न होती है उसी को दर निर्धारक पद कहते हैं। अब क्रिया का दर निर्धारक पद कहते हैं। तो जब जो सबसे मंद गति से संपन्न होगी बच्चों, जो सबसे मंद गति से चलेगा वही आपका क्या कहलाएगा? वही आपका दर निर्धारक पद होगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। सकृत संकर की ऊर्जा तथा क्रिया कारकों की निम्नतम ऊर्जा अथवा औसत ऊर्जा के अंतर को ही सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। देखो बच्चों, सकृत संकुल मतलब किसी को अभिक्रिया संपन्न करानी है तो कुल कितना ऊर्जा हो रहा है। क्रिया कारक के पास न्यूनतम ऊर्जा, क्रिया कारक के पास भी कुछ होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस बच्चों वो सक्रियण ऊर्जा होता है। जैसे किसी अभिक्रिया को संपन्न कराना है तो अभिकारक के पास भी कुछ ऊर्जा होगी, उसके पास एनर्जी है, और जो हमने बाहर से एनर्जी दिया वो सक्रियण ऊर्जा है। तो कुल एनर्जी में क्रिया कारक के पास एनर्जी जो है उसको घटा देंगे तो सक्रियण ऊर्जा आ जाएगा। कि कोई अभिक्रिया 30 जूल में संपन्न होती है लेकिन 15 जूल अभिकारक की स्वतः एनर्जी थी, तो सक्रियण ऊर्जा कितना हो गया भाई? जितना हमारे पास कुल एनर्जी हो गया और जितना हमने दिया है उसको निकालना है तो उसके पास कितना था उसको घटा देंगे। यही चीज तो बोला है कि भाई साहब संकर है ना, जो सकृत संकर है उसकी कुल ऊर्जा और क्रिया कारक की निम्नतम ऊर्जा, इनका अंतर करेंगे तो सक्रियण ऊर्जा का मान आ जाएगा। KMnO4 बच्चों अपचायक है, गलत है, क्योंकि यह एक आक्सी कारक के लिए कार्य करता है। यदि KMnO4 और H2SO4 का मिश्रण ले लेते हैं तो ये प्रबल आक्सी कारक के लिए कार्य करता है। जो दुर्बल आक्सी कारक में अभिक्रिया संपन्न नहीं होती तो प्रबल आक्सी कारक में लाया जाता है। तृतीय संक्रमण श्रेणी में 3D आता है, गलत बच्चों। पहला संक्रमण श्रेणी 3D, द्वितीय आपका 4D और तृतीय आपका 5D। ये पहला संक्रमण श्रेणी, दूसरा और ये तीसरा, और ये 6D, ये चौथा संक्रमण श्रेणी होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों। टेट्रा एथिलेट एक महत्वपूर्ण एंटीनायक यौगिक है, ये सही है, लेकिन अब ये शायद क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े आयन या अणु लिगेंड कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ है ना, जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ा दे सकता है बच्चों, वो लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से मैंने कराया है। इसके बाद बच्चों ये प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है ना, ये प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है। जब फिनाल पर की क्रिया होती है तब क्लोरोबेंजीन होता है। यहां पर बच्चों अधूरा क्वेश्चन है, फिनाल पर किसकी क्रिया होगी, है ना, क्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक, तो ये अधूरा प्रश्न है। रेसिंग प्रक्रम द्वारा क्लोरोबेंजीन व्यापारिक स्तर पर बनाया जाता है, ये सही है। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए रेसिंग प्रक्रम करते हैं तो मैक्सिमम हमें प्राप्त हो जाता है। ट्राइब्रोमो एथेनॉल एबर्टीन के नाम से चेतना शून्य की भांति उपयोग किया जाता है, ये आपका सही है। विकृतीकृत स्पिरिट का उपयोग विशेष रूप से वार्निश को तैयार करने के लिए करते हैं, बिल्कुल सही है। आपका एसिटाल्डिहाइड का अपचयन होने पर एथेनॉल बनता है। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला क्या है बच्चों? 2 कार्बन का एल्डिहाइड, मतलब एसिटाल्डिहाइड का मतलब होता है CH3CHO। इसका क्या होगा फिर बच्चों? इसका क्या होगा? अपचयन होगा। अपचयन मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हो जाएगा CH3, हाइड्रोजन जोड़ दो तो यहां CH2OH, तो ये 2 कार्बन का एल्कोहल बना देता है एथेनॉल, तो सही है। एल्डिहाइड द्वारा टॉलेन अभिकर्मक का अपचयन होने पर Ag का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा बच्चों, एल्डिहाइड जो होता है टॉलेन अभिकर्मक परिचय फेलिंग विलयन परीक्षण देता है, लेकिन जो कीटोन होता है वो फेलिंग विलयन परीक्षण नहीं देता। कीटोन टालेन अभिकर्मक को अपचयित करता है, गलत है भाई। टालेन अभिकर्मक जो है वो एक तनु है, सांद्र नहीं है, मतलब मंद है, और कीटोन को
मतलब आपका जब अभिक्रिया संपन्न कराएंगे तो प्रबल आक्सीकारक की जरूरत होती है, लेकिन टॉलन अभिकर्मक, फेलिंग विलयन ये दुर्बल आक्सीकारक होते हैं जो कि एल्डिहाइड के लिए काम करते हैं, कीटोन के लिए काम नहीं करते। HCHO तथा NH3 मतलब फार्मेल्डिहाइड और अमोनिया की अभिक्रिया से हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, ये आपका सही है। जो अभिक्रिया पढ़ेंगे वही इनको कर पाएंगे। हाफ माइन ब्रोमाइड ब्रिज से प्राथमिक एमीन बनता है, ये भी आपका सही बच्चों। केवल एरोमेटिक प्राथमिक एमीन डाइजोनियम लवण बनाते हैं, ये भी आपका सही है ना। एरोमेटिक ही डाइजोनियम लवण का निर्माण करेंगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। द्वितीयक एमीन कार्बिल एमीन देता है? नहीं नहीं नहीं, केवल प्राथमिक एमीन। कार्बिल एमीन जो अभिक्रिया देगा बच्चों केवल प्राथमिक एमीन देगा, इसलिए आपका ये गलत है। सुक्रोज लैक्टोज मोनोसेकेराइड नहीं, सुक्रोज भाई ये तो डाइसेकेराइड है, इसलिए मोनोसेकेराइड की बात ही नहीं आ जाती। ग्लूकोज फ्रक्टोज ये मोनोसेकेराइड है। एटीपी के 3 फास्फेट मूलक होते हैं, सही है। प्रोटीन मांसपेशियों का संचालन करता है, ये भी सही है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है बच्चों, ये भी आपका सही है। तो इस तरीके से 29 क्वेश्चन हो गए आपके सत्य असत्य वाले। पॉपुलर क्वेश्चन लेकर आए हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के ले आए और आप लोगों को कराने लग जाए, ऐसा नहीं बच्चों। पॉपुलर क्वेश्चन जो कि आपको भी मजा आने वाला है। चलिए पहला प्रश्न, जो पीतल है बच्चों ठोस को ठोस से मिलाने से बनता है। ठोस का गैस में मिश्रण जो होगा, ठोस का गैस में, ठोस यानी कार्बन के कण वायु में मिल जाए तो धुआं बन जाता है। अणु संख्या गुणधर्म विलय के कणों की संख्या पर आधारित होता है बच्चों। राउल्ट का नियम का जो पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। अधिक मात्रा में विलय की पदार्थ की उपस्थिति है तो सांद्र विलयन कहलाता है। तल्व विलयन बच्चों जिसमें कम विलय की मात्रा होती है, सांद्र विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद दूसरा सही जोड़ा देखना बच्चों, यहां पर आप लोग, यहां पर सबसे पहले आप लोगों को ईंधन सेल बताना है। ईंधन सेल जो होगी उसकी अधिकतम क्षमता हो जाएगी। धात्विक चालक जो आपका सिल्वर है बच्चों वो धात्विक चालक का कार्य करेगा। इसके बाद सबका इकाई है, यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध का ओम सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और आणविक चालकता का ग्राम तुल्यांक यानी मोल में जाएगा बच्चों। अणु मतलब मोल और तुल्यांकी तो ग्राम तुल्यांक में जाएगा, खत्म। ऐसे आप लोगों को थोड़ी लॉजिक लगाना है, चीजें क्लियर रहेगा। 10 हो गए बहुविकल्पी सही जोड़ी। इसके बाद बच्चों ये वाला आप लोग देखो कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि, सबसे पहले तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया देखो बच्चों। एक तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया है, ये दो आप लोग सांद्रता 2 दिखाई दे रही है तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया हो जाएगी यहां से बच्चों। और इसके बाद तृतीय कोटि के लिए सबसे अधिकतम देखो जो तृतीय कोटि को दर्शाएगा, तो तृतीय कोटि को बच्चों दर्शाएगा आपका मोल की पावर -2 है तो अधिकतम ये हो गया। द्वितीय कोटि आपका -1 हो जाएगा, है ना। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई सभी तो हो गए। और शून्य कोटि के लिए अपना कौन सा हो जाएगा बच्चों? शून्य कोटि का हो जाएगा अपना ये, ठीक, शून्य मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये अपना हो गया। चलिए अब हमारा आ गए बच्चों एक वाक्य में उत्तर। चलिए फटाफट आप लोग सुपर फास्ट करिएगा, सारे के सारे प्रश्नों को आप लोगों को बढ़िया करना है, सुपर फास्ट रिवीजन, ठीक है। हाँ भाई, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोट्स जरूर लें। प्रॉपर तैयारी करना है तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। और उस प्रॉपर नोट्स के लिए मात्र कितना चार्ज है सर? मात्र 100 रुपए चार्ज है। बढ़िया ऑल चैप्टर के नोट्स विथ ऑब्जेक्टिव आपको शिव सर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर 96 85 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। और जब भी आप लोग मैसेज करते हैं तो जरूर हम देखते हैं, या कि मान लीजिए कॉल करते हैं तो हम रिसीव करते हैं। हाँ, जब वीडियो बनाते हैं या बिजी रहते हैं तब हो सकता है आप लोगों से हम संपर्क ना कर पाए, लेकिन जरूर बीच बीच में आप लोगों से बात करते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, विलयन में सभी घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज्य कहलाता है। यानी विलयन में एक घटक के मोल की संख्या और विलयन में जितने घटक हैं उनके मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज्य कहलाता है। जैसे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि A और B दो घटक हैं, इसके मोल की संख्या Na, इसके मोल की संख्या Nb। तो जब XA निकालोगे बच्चों तो हो जाएगा Na/Na + Nb, ठीक है। और जब प्यारे बच्चों XB निकालोगे
तो हो जाएगा NB/Na प्लस NB। ठीक है, तो एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन में जितने उपस्थित घटक हैं उन सभी घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात बिलियन का मोल प्रभाज्य कहलाता है। बिलियन जो बिना संगठन बदले ताप पर आश्रित हो जाते हैं, मतलब किसी प्रकार से उनके संगठन में कोई बदलाव नहीं होता, वो कहलाते हैं स्थिर क्वथी मिश्रण। निम्न क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण और उच्च क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण। जो बच्चों स्थिर क्वथी मिश्रण है वो दो प्रकार के होते हैं, निम्न क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण और उच्च क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, मतलब ऑक्सीजन का निकलना, मतलब ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना, आपका अपचयन कहलाता है। चार फैक्ट समझो। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इसका मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। बच्चों इलेक्ट्रॉन का जुड़ना मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ऋण विद्युतीय तत्व या ऑक्सीजन निकले, वहां अपचयन होता है, याद रखिएगा। नियम जिसके द्वारा अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात की जाती है वो है कोलराउस का नियम या कोलरास का नियम। ऐसी संपूर्ण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है वो बच्चों रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है बच्चों। ठीक है, ठंडी का सीजन चल रहा है, आप लोगों की इधर ठंडी है कि नहीं है? और ठंडी में अक्सर देखते हो बच्चों कि हवा लग जाएगा तो सर्दी जुकाम और खांसी आमतौर पे हर व्यक्ति को हो जाता है, और वही मेरे साथ भी हुआ। लेकिन लेक्चर आप लोगों के लिए देना है, क्लासेस आपको प्रोवाइड करना है, भाई प्रॉपर तैयारी कराना है, तो क्लास रोकना नहीं है। चलिए, तो प्यारे बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम होता है अपचयन भी हो रहा है और आपका ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इसलिए आप चयोपचय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। विद्युत अपघटन क्रिया जिन नियमों का पालन करता है उसे फैराडे का विद्युत अपघटन कहते हैं। अनुपाती द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम किसने दिया? गुल्डबर्ग एवं बागे ने दिया था बच्चों। आप लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़े होंगे, गुल्डबर्ग एवं बागे ने दिया था। विकिरण के अवशोषण से संपन्न होने वाली क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? विकिरण के अवशोषण से संपन्न होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। किस नाम से जानते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, स्कैंडियम बच्चों परमाणु क्रमांक होता है 21 है ना, आर्गन का होता है 18, तो आर्गन लिख दो, आर्गन का होता है 18, बचा 3 बच्चों, तो आपका 4s में 2 और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक, तो स्कैंडियम हो गया। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिंक का पैर बच्चों, जिंक का आर्गन का होता है 18, 3d में 10 तो 28 और 4s में 2, तो ये किसका हो गया बच्चों? जिंक का। ये किसका हो गया? आपके स्कैंडियम का। ओके, ठीक। जिंक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। देखो बच्चों, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करता हूं, डी ब्लॉक, इसमें जो भी तत्व होंगे यदि डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। लेकिन जैसे जिंक में 3d10 है, पूरे के पूरे या तो अर्धपूर्ण होते हैं तो पूर्ण भरे हो तो स्थायी कक्षक हो जाते हैं, तो यहां पे 3d10 है तो ये स्थायी कक्षक है, और स्थायी कक्षक होने के कारण परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता बच्चों। लैंथेनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है? सबसे पॉपुलर क्वेश्चन, लैंथेनम +3 बच्चों। क्या? +3। इस प्रकार के लिगेंड कीलेट बनाते हैं बहुदंतुर, है ना, मतलब उनके पास बहुत सारे परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, वही आपके कीलेट वलय का निर्माण करेंगे। इस पे ऑक्सीकरण संख्या बताना है आयरन का। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं? देखो बच्चों, ये आपका +3 हो जाएगा पोटेशियम का, आयरन का निकालना है, और 6 गुणे Cn का -1 = 0, तो 6 कम 6 माइनस में +3, तो उधर जाकर के -3 से प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उपसह संयोजी यौगिक समन्वयन संख्या 6 वाले संकुल आयन का आकार कैसा होगा? तो जब समन्वयन संख्या 6 होती है तो अष्टफल की दर्शाता है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक से संबंधित धातु का नाम बताओ? टाइटेनियम बच्चों। ठीक है, द्विक लवण का एक उदाहरण फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहां पे लिख देता हूं K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस
होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये रटा हुआ है भाई, ये रटा हुआ है, ठीक है। ब्रूटस संश्लेषण क्रिया में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सोडियम का, ठीक है। फ्रैंकलैंड में मैग्नीशियम का, ब्रूटज में सोडियम का, फ्रैंकलैंड में मैग्नीशियम का। बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में टॉलुइन प्राप्त होता है बच्चों। ये आपका जब भी AlCl3 की बात आती है वहां पर फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया आपको देखने को मिलता है। कौन सी अपक्रिया बच्चों? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है फिर भी जल में अविलेय होता है, क्यों? देखो बच्चों, यदि कोई भी यौगिक जल के साथ नहीं मिल रहा है, जल के साथ नहीं घुल रहा है, इसके पीछे रीजन है वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं रखता। और जो हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखता है, जो आसानी से हाइड्रोजन बंध बना लेता है, वो जल में उतना ही अधिक विलेय होगा। तो हाइड्रोजन बंध ना बनाने के कारण बच्चों वो अविलेय है। प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से क्या बनता है बच्चों? प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन जैसे मान लीजिए CH3 है ना, और CH2 है, प्राथमिक एमीन है ना, और आपका NH2 है, ठीक। इस पे क्रिया कराएंगे नाइट्रस अम्ल से बच्चों, तो एथेनॉल बनेगा CH3 CH2OH, ठीक। ये एथेनॉल बनता है। एल्कोहल को पीने से अयोग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें पिरिडिन मिला देते हैं ताकि लोग उसे प्रयोग पीने के लिए ना करें। जैसे मान लीजिए कोई एल्कोहल है जिसका हमको किसी शोध में उपयोग में लाना है, अब पता चले किसी को मिल जाए फ्री में, तो भाई वो तो चुरा ले जाएंगे कि 1 बाटल 2 बाटल ले चलते हैं, किसी को दे देंगे, पैसे में बेच देंगे। इसलिए उसको पिरिडिन मिला दी जाती है ताकि वो पीने योग्य न रह जाए। और जब पीने योग्य नहीं रह जाएगा तो भाई जब उसको पिए नहीं सकते तो उसको किसी को बेच नहीं सकते कि नुकसान करेगा, मर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा सिस्टम है और ठीक कर दिया जाता है। एल्कोहल को पीने योग्य बनाने के लिए, अयोग्य बनाने के लिए पिरिडिन मिलाते हैं। एल्कोहल तथा फिनाल में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है बच्चों? देखो, एल्कोहल में बात करते हैं सिंगल बॉन्ड की संख्या 4 होती है, इसलिए sp3 होता है। और फिनाल बच्चों, कार्बन में जो फिनाल में होता है कार्ब संकरित, उसमें सिंगल बॉन्ड की संख्या 3 होती है, इसलिए sp2 संकरित होता है। हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया से वसा अम्ल कराने से प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। ये कौन सी अपक्रिया है? स्मिट अपक्रिया कहलाती है। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH से कराते हैं बच्चों, तो ये कैनिजारो अपक्रिया है, जो कि अभी 2-3 लेक्चर पहले हमने कराया था, कैनिजारो अपक्रिया। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड में बच्चों कैनिजारो अपक्रिया संपन्न होती है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और बच्चों उसके साथ चाहे एसीटोन हो चाहे कीटोन हो, ओके। फेलिंग विलयन के साथ लाल भूरे अवक्षेप देता है एल्डिहाइड। मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी आज ही इसी में बताया पहले, कि टॉलेन अभिकर्मक जो है एल्डिहाइड के लिए ऑक्सीकारक का कार्य करता है। फेलिंग विलयन जो है ऑक्सीकारक का कार्य करेगा एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए नहीं। कीटोन के लिए प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए होता है। नाइट्रोबेंजीन के अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर प्राप्त होता बच्चों एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन क्या है? ये बेंजीन है, ठीक है, ये नाइट्रोबेंजीन है, ठीक। जब इसका अपचयन कराएंगे तो ऑक्सीजन हटता है और बनाता है एनिलीन। बेंजीन है, अपचयन होता है, NH2 जुड़ जाता है सीधा सा। किस एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता बच्चों? ये आप लोगों को बताना है। तो ये आपका कौन सा एमीन हो जाएगा? तृतीयक एमीन। कौन सा एमीन? तृतीयक एमीन हो जाएगा। हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम बताओ। बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हवा को खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है, क्यों? भाई वायु से ऑक्सीकृत हो जाएगा। एनिलीन को खुला छोड़ने पर, इसमें उल्टा लिख दिया प्रश्न को, एनिलीन को खुला छोड़ेंगे तो ऑक्सीकृत होगा और बच्चों वो काला भूरा पड़ जाएगा। एमीन जल में विलय होने के कारण क्या है? जो भी जल में विलय होगा, मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि कोई भी पदार्थ जल में विलय है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर रहा है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताना है, तो विटामिन बी और सी घुलनशील होता है। शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? क्वासियोरकर रोग होता है। कौन सा रोग होता है? क्वासियोरकर रोग। कौन सा रोग होता है? क्वासियोरकर रोग होता है, ठीक है। इसके बाद डीएनए की उपस्थिति पेंटोज शर्करा का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज। क्या है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, है ना। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक। डाइसेकेराइड का सामान्य सूत्र बताओ। भाई देखो, मोनोसेकेराइड के 2 इकाई जुड़ जाए तो डाइसेकेराइड, जैसे सुक्रोज है C12H22O11,
है ना। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स का एक उदाहरण बताओ। ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों मोनोसेकेराइड है। हमारे शरीर द्वारा निर्मित ना होने वाले एमिनो अम्ल हो शरीर से को बाहर आहार में दिए जाते हैं। अरे अच्छा भाई, एमिनो अम्ल को दो भागों में बांटा गया है, एक आवश्यक एक अनावश्यक। 20 एमिनो अम्ल हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिसमें 10 स्वतः उत्पन्न करता है और 10 के लिए हमें बाहर से भोजन के रूप में देना पड़ता है ताकि एमिनो अम्ल मिल सके। रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन वाहक का काम कौन है बच्चों, कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन वाहक का काम करता है। ऑक्सीजन हमारे हर पार्ट में पहुंचता है, इसलिए कहते हैं कि रक्त की कमी मतलब शरीर का सारा काम खत्म। शरीर के हर अंग तक, हर पुर्जों तक बच्चों जो काम करता है वो कौन है? वो है हीमोग्लोबिन, जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस तरीके से आज का क्लास फिनिश होता हुआ